हेलो बच्चों। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उससे रिलेटेड प्रोसेसेस को समझने के बाद, उससे रिलेटेड प्रोसेसेस क्या थे? हमारे वो प्रोसेसेस थे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एंडोसाइटोसिस। उन सभी प्रोसेस को समझने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज अबाउट द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की से ही रिलेटेड हमारे दो टर्म्स आने वाले हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ना न्यूक्लियस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये याद रखना हमको है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, और ये हमारे फर्स्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, साइंटिस्ट्स और उनके कंट्रीब्यूशन। ये एक ओवरव्यू है न्यूक्लियस का। इसको समझने से पहले चलो जरा न्यूक्लियस को देखते हैं कहाँ है और कैसा है। जब हमने लैब प्रैक्टिकल्स करे तो उसमें हमने देखा कि ये स्लाइड थी कुछ प्लांट सेल्स की। प्लांट सेल में हमने अनियन पील लिया और उसको सैफ्रनिन से स्टेन किया था, ठीक है, और उसकी हमने स्लाइड देखी थी। तो हमको कुछ इस तरीके के सेल नजर आ रहे थे जिसमें ये आपको एक डार्क स्टेन्ड रीजन नजर आ रखा था, ठीक है। क्या नजर आ रहा था हमको? यहाँ पर एक डार्कली स्टेन्ड रीजन। इसी तरीके से जब हमने ह्यूमन चीक सेल को स्टडी किया, उन ह्यूमन चीक सेल को हमने मिथाइलिन ब्लू से स्टेन किया और हमको उसमें भी कुछ नजर आया। ऐसे हमें सेल्स नजर आए इस तरीके के, और इसमें भी एक रीजन नजर आया जो क्या है, एक डार्कली स्टेन्ड, मतलब इस रीजन ने जरूरत से ज्यादा स्टेन ले लिया था। ये डार्क कलर का रीजन नजर आया दोनों में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। इस रीजन को जिसने डार्क कलर ले लिया, प्लांट सेल में सैफ्रनिन का और एनिमल सेल में मिथाइलिन ब्लू का, इस रीजन को हमने बोला न्यूक्लियस। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो यही है कि न्यूक्लियस क्या है और कैसे ये हमारे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम स्टडी करने वाले हैं। अब एनिमल सेल में मोर और लेस न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड रहता है। मोर और लेस, नॉट एग्जैक्टली इन द सेंटर हम नहीं कह पाते। हम ये कहते हैं कि एनिमल सेल में मोर और लेस न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, वेयर एज प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल है। इट इज इन द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब, पेरिफेरी का मतलब होता है टुवर्ड्स दी आउटर एंड। अब ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, राइटिंग थोड़ी इसमें हिल के आ रही है। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस है पेरिफेरी में, एनिमल सेल में मोर और लेस इन द सेंटर। अब प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस पेरिफेरी में गया कैसे? वो आपको दिख ही रहा है कि सेंटर में कोई एक बहुत बड़ी चीज है जिसने न्यूक्लियस को साइड पर पुश कर दिया, और ये चीज क्या है? ये है प्लांट के अंदर प्रेजेंट वैक्यूल। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हैं बहुत सारी और ऑर्गेनालीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है। इनकी स्टडी हम करेंगे आने वाले कुछ और वीडियोस में। आज हमारा फोकस किस पर होने वाला है? डेफिनेटली ऑन न्यूक्लियस। तो चलो न्यूक्लियस को थोड़ा और स्टडी करते हैं। अब ये न्यूक्लियस क्या है, ये देखो, इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। दो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, एक ये इनर मेम्ब्रेन और एक ये आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप भी हम इसको बोल सकते हैं। अब जगह जगह पर आपको ये दिख रहा है कि न्यूक्लियर एनवलप में जो है ये होल्स हो रखे हैं काफी सारे। ये इन होल्स को क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। अब कॉमन सेंस बताता है कि भाई न्यूक्लियर पोर है तो यहाँ से चीजों का आना और जाना रेगुलेटेड रहेगा, यहां से चीजें अंदर बाहर आ जा सकती है। अब न्यूक्लियस में और क्या चीज हमको अंदर दिख रही है? न्यूक्लियस के अंदर ये बहुत सारे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हमको नजर आ रहे हैं। नाउ दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। इनको क्या बोलते हैं हम? क्रोमैटिन। अब अगर ये क्रोमैटिन है तो हमें ये जानना की इच्छा भी होती है कि ये कौन से मटेरियल के बने हुए हैं, क्या है ये? जैसे हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। फिर हमने पढ़ा था कि सेल वॉल, लास्ट लेक्चर में हमने सेल वॉल कवर किया। सेल वॉल बनती है हमारी किसकी? सेल्यूलोज की। और ये क्रोमैटिन किसका बनता है? क्रोमैटिन को बनाने के लिए यूज होते हैं डीएनए और कुछ प्रोटीन्स, ठीक है। ये किसके बनते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन्स के। अब डीएनए क्या है? डीएनए आपका है
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लिख लीजिए, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और क्रोमैटिन किससे बना हुआ है? डीएनए से और प्रोटीन से। ठीक है, अब जो ये बाकी की पूरी जगह बच गई, ये पूरा एरिया जो इसके अंदर है, उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर की जगह को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर की जगह को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर भी आपको एक बड़ा डेंस सा स्ट्रक्चर नजर आएगा। अगर हम न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं, उसको स्टेन करते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये तो पार्ट हो गए कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ है, जिसके अंदर क्रोमैटिन फाइबर है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये पूरा स्ट्रक्चर है, और सेंटर में न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ये देख रहे हैं आप, आगे जाकर एक्सटेंड हो रही है, कंटिन्यूएशन में है। और ये जो कंटिन्यूएशन में चीज है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस के बाहर है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है। और इसके ऊपर आप कुछ देख रहे हैं, ये रेड रेड से डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर्स दे आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। ठीक है, तो चलिए इसका थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, और ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर नोट्स एंड एवरीथिंग। अब बात करते हैं हम क्रोमैटिन मटेरियल की, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, जो न्यूक्लियस में जो भी काम है न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस का काम है हमारा जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास ऑन करना। दूसरा काम न्यूक्लियस का क्या काम है? न्यूक्लियस का काम है सेल डिवीजन को रेगुलेट करना। तीसरा काम सेल के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करना। ठीक है, क्या क्या काम है इसका? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, स्टोर्स द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, फिर हमारी बॉडी के राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन बनाने का काम भी किसका है? न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस इसको कैसे कंट्रोल करता है ना? न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है अपने जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमैटिन से। जो क्रोमैटिन अभी हमने क्या देखा, ऐसे धागों की स्टेज में प्रेजेंट है। अब ये जब सेल हमारा यूज में है, सेल काम कर रहा है, तो ये धागे आपको दिख रहे हैं क्रोमैटिन के मटेरियल। लेकिन अब इस सेल को अगर डिवाइड होना है और इस सेल ने कुछ ज्यादा सेल्स बनाने हैं, 2 सेल बनाने हैं, 4 सेल बनाने हैं, तो क्या होगा? ये क्रोमैटिन मटेरियल अपने आप को थोड़ा सा चेंज करेगा। ये क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो जाएगा और ये बना देगा आपके क्रोमोसोम्स। ये एक, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है, और कुछ ऐसे क्रोमोसोम अलग अलग शेप्स के क्रोमोसोम्स बनते जाएंगे ना। कैसे बन रहे हैं ये क्रोमोसोम? इस क्रोमैटिन मटेरियल को कंडेंस करके ये क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, इसको कंडेंस करके ये क्रोमोसोम बनते हैं। अब ये जो क्रोमैटिन को कंडेंस करके बन रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं आपके क्रोमोसोम। और ह्यूमन बॉडी के सेल्स में कितने ऐसे क्रोमोसोम्स हैं? ह्यूमन बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स है। कितने क्रोमोसोम्स है? 46। और ये कैसे प्रेजेंट होते हैं? ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, ये तो भी मैं 2 पेयर्स बनाए हैं यहाँ पर, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स के पेयर हैं? ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, अब क्रोमैटिन से बना क्रोमोसोम, क्रोमैटिन धागा खुला हुआ है, काम तो खुले हुए धागे से होगा, लेकिन जब इसको 2 सेल बनाने या कुछ बनाने, तो ये अपना सारा सामान बटोर लेगा ना। खुले खुले धागे तो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो हमने क्या करना है? इसकी पैकिंग करवानी है। पैकिंग करके हमने इसका नाम बदल दिया। पहले हमने बोला क्रोमैटिन, और अब हम इसको बोल रहे हैं क्रोमोसोम। चीज वही है, खुला हुआ फॉर्म क्रोमैटिन, बंद कर दिया, लपेट के रख दिया, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। और हम बात करते हैं कि यही जो क्रोमोसोम है, यही हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, कुछ इस डायग्राम से आपको नजर आ जाएगा। ये रहा आपका क्रोमैटिन का धागा। ठीक है, ये क्रोमैटिन का धागा देखिए धीरे धीरे कंडेंस हो रहा है, और ये आपका क्या बन रहा है? क्रोमोसोम। और ये धागा किससे बना हुआ है? ये जो क्रोमैटिन का धागा है किससे है? देखिए,
ये क्रोमैटिन का धागा, ऐसे डीएनए, ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करनी, बस हमको याद रखना है कि हमारा क्रोमैटिन का धागा जो है वो डीएनए से बना हुआ है और ये क्रोमैटिन कंडेंस होकर के बना देता है हमारा क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम समझ में आ गया। क्रोमैटिन और क्रोमोसोम सेम चीज है, खुला हुआ है तो क्रोमैटिन, कंडेंस्ड है तो क्रोमोसोम्स। अब मैम हमने तो एक और शब्द सुना था जीन्स, वो कहाँ है? ठीक है, जीन्स होती है ना, हम सबको मालूम है कि हमारे ऐसी जीन्स होती है जो हमारे कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से हम तक देती हैं। हमारी अगर आंखों का कलर पेरेंट्स से जैसा है, या हमारी स्किन हमारे फादर्स के जैसी है, या नोज का स्ट्रक्चर मदर के जैसा है, तो हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? इन जीन्स के थ्रू। ये जीन्स वर्ड हमने सुना है, लेकिन इसको डिस्क्राइब कैसे करें, एक्सप्लेन कैसे करें? तो जीन्स क्या है? देखो, ये क्रोमोसोम है, इसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा यहां से आपको खोल के दिखाया। ठीक है, ये इतना सा टुकड़ा, ये एक जीन है। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम पर कई सारे जीन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जीन है, ये जो यहाँ पर जीन हमने जीन 1 बनाई, ठीक है, ये जीन आई कलर के लिए है कि ये डिसाइड करेगी किसी का आई कलर कैसा है। तो हम क्या कह सकते हैं? डीएनए का एक टुकड़ा, डीएनए का एक टुकड़ा, पूरे क्रोमोसोम डीएनए से बना हुआ है, तो एक छोटा सा सेगमेंट डीएनए का जो हमें ये ये चीज डिसाइड करता है कि आई कलर कैसा है, या ये वाला जीन का टुकड़ा, ये वाला डीएनए का टुकड़ा ये डिसाइड कर सकता है आपका स्किन का कलर। ठीक है, और कोई किसी और क्रोमोसोम पर एक टुकड़ा ऐसा डीएनए का होगा जो डिसाइड कर सकेगा कि आपकी हाइट कैसी है, आपकी हाइट छोटी होने वाली है कि लंबे है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे टुकड़े हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स जो क्रोमोसोम के ऊपर है, उनको हम बोलते हैं जीन। तो जीन क्या है? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का वो हिस्सा जो कोई फंक्शन कर रहा है। अब जरूरी नहीं है ना कि क्रोमोसोम के सारे पार्ट्स कुछ काम कर रहे हो, कोई कोई पार्ट्स में काम करने वाले जीन्स हैं, कोई कोई पार्ट्स में नहीं है, कुछ कुछ खाली हिस्सा है। तो क्या समझ में आया हमको कि सेल के अंदर क्रोमैटिन फाइबर होता है जो कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनता है, और क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा जो काम कर सकता है, जो फंक्शन कर सकता है और बता सकता है किसी एक कैरेक्टर के बारे में, उसको हम बोलते हैं जीन। अब यहां पर हमने ये देखा कि हमारे जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप चढ़ी हुई है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जैसे ये, जिसमें ये आपको लग रहा होगा कि ये कवर है। ये कवर नहीं है, ये पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही गुच्छे में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई कवर नहीं है। तो इस जेनेटिक मटेरियल को, अब न्यूक्लियस तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हमने बोला है कि न्यूक्लियस के ऊपर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स नहीं है, जिनके जो ऑर्गेनेल्स हैं इनके ऊपर कोई लेयर नहीं बनी हुई, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अगर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे? उस सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे उसको हम? प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स। आई होप कि आपको लेसन समझ में आया। वेट फॉर द अनदर वीडियो। कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।